हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लेक्चर 4 में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो बच्चे, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग काफी बात पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर अगर रेजिस्टेंस को लगाया जाए, रेजिस्टेंसेस को लगाया जाए, ठीक है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है, जो डिवाइस है उसका नाम है रेजिस्टर, ठीक है। उस डिवाइस का नाम है रेजिस्टर। तो वो रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, ठीक है ना। कभी कभी मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है, सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है। तो हम सब कुछ देखेंगे इसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिवीजन देखेंगे करंट और वोल्टेज का सीरीज और पैरेलल में कैसे होता है, क्योंकि पाथ डिवाइड होगा तो करंट भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो करंट और वोल्टेज किस तरह से डिवाइड करती है सीरीज पैरेलल के अंदर, ये हमने देखना है, ओके। फिर सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलों को डिराइव करना है हमने, ठीक है। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और एमीटर की और वोल्ट मीटर की, एमीटर यानी करंट नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, और वोल्ट मीटर यानी जो वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट है, उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन करना हमने कि कैसी कैसी उनकी रेजिस्टेंस होती है। इसी बेसिस पर हमको यह पता चलता है कि वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल में जोड़ा जाता है और सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है एमीटर को, ठीक है ना। एमीटर को हम लोग सीरीज में क्यों जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। वो चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की पिछले लेक्चर के अंदर रह गई थी, तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैलेंजर क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा बीच में, वो आप लोग करोगे। ये देखो, ये एक जीआईएफ जिसके अंदर रेजिस्टर जल रहा है, ठीक है ना। इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है करंट की वजह से, इस रेजिस्टर ने इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट कर रखी है कि खुद ही जल गया, ठीक है बेटा। तो ये एक्चुअली में वो डिवाइस है जिसको रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसी में रेजिस्टेंस होती है, और वैसे सब चीजों में रेजिस्टेंस है, पूरी वायर में रेजिस्टेंस है, लेकिन ये अलग से डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होती है। तो इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सीरीज के अंदर किस तरह से जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को, पैरेलल के अंदर किस तरह से जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को, हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, सीरीज के अंदर जोड़ने का मतलब होता है कि ये हेड है, ये टेल है, इसके साथ अगले वाले रेजिस्टर का हेड आ जाएगा और फिर टेल आ जाएगी, फिर इसके बाद अगले वाले रेजिस्टर का हेड आ जाएगा और फिर इसकी टेल आ जाएगी। इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा, एक ही लाइन के अंदर जुड़ता चला जाएगा, एक ही लाइन के अंदर जुड़ता चला जाएगा, एक ही लाइन के अंदर जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड कनेक्शन, एक हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पांचवा छठा, एक बल्ब यहां कनेक्ट है, उसके बाद दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, पांचवा, एक वायर आ रही है, बल्ब को जला रही है, वही वाली वायर आगे जाके दूसरे को जला रही है, वही वाली वायर तीसरी को जला रही है। इस तरीके से आगे 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 करंट बढ़ता है, इस तरीके से आगे आगे करंट बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि यहां से करंट आएगा और डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां पर जॉइंट होगा, है ना, यहां जॉइंट वायर होगी, यहां जॉइंट वायर होगी। तो आपको पैरेलल के अंदर पक्की बात यह है कि जॉइंट वायर जरूर मिलेगी, सीरीज में कहीं जॉइंट नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, कहीं जॉइंट दिख रहा है क्या? ये पहचान है सीरीज को पकड़ने की, सीरीज कॉम्बिनेशन को पकड़ने की ये पहचान है कि कहीं आपको जॉइंट नहीं मिलेगा उसके अंदर, सीधा सीधा चलता जाएगा। जब तक वो चले तब तक वो चलेगा, लेकिन बिना जॉइंट के। यहां पर आपको जॉइंट मिलेगा, और जॉइंट के बाद कुछ ऐसे करंट आया, तीन पाथ में डिवाइड हुआ, आगे जाएगा, फिर तीन पाथ इकट्ठे होकर के एक पाथ बन जाएगा। ऐसा होता है। यहां से करंट आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, यहां से ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहां से ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और फिर आकर के ये मिल गया। जैसे मान लो अगर यहां पर आई करंट था, यहां पर आई करंट था और बराबर बराबर डिवाइड हुआ,
तो यहां जाएगा I/3, यहां भी जाएगा I/3 और यहां भी जाएगा I/3, 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 वापस से कंबाइन होकर के दोबारा क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दिखने में भी पैरेलल है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है हम लोगों को, ये भी तो पैरेलल लग रहे हैं, ये भी तो पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल थोड़ी है, ये तो सीरीज है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही एंड टू एंड कनेक्शन में है, यहां पर एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, यहां पर इसका एंड इन दोनों एंड्स पर कनेक्टेड है, ऐसे इसका भी एंड दोनों एंड्स पर कनेक्टेड है। तो ये तरीका होता है, जॉइंट मिलेगा तो आप पकड़ पाओगे कि हाँ पैरेलल में कुछ है। ठीक है ना, और क्वेश्चंस आगे करेंगे और चीजें पकड़ पाओगे और क्लियरिटी आएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे सीरीज और पैरेलल के, सीरीज पैरेलल के जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आप करते जाओगे, मिक्स्ड करो या प्योर करो, प्योर पैरेलल प्योर सीरीज करो या मिक्स करो, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, मैं आपको एक मिक्स भी दिखा देता हूं जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं। वो ऐसा होगा, ये देखो सीरीज चलता आ रहा है ना, इसी में कहीं ना कहीं पैरेलल भी होगा, कुछ ऐसा। यहां देखो जॉइंट है, यहां भी जॉइंट है। ठीक है ना, तो करंट कुछ ऐसे चल के आएगा, देखना जरा, करंट ऐसे आया यहां डिवाइड हो गया, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, यहां से जाता जाता चलता 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 यहां तक आएगा, ये वाला यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा, ये वाला यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा, फिर तीनों यहां मिल करके कंबाइन होकर यही वाला ओरिजिनल बन जाएगा जो यहां पर था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब आप देख लो, इसमें चीजें पार्शियली सीरीज में और पार्शियली पैरेलल में है, पार्शियली सीरीज पार्शियली पैरेलल। जैसे इन दोनों रेजिस्टर्स को देखो आप, सिर्फ इन दोनों को देखना, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, क्या इनके बीच में कोई जॉइंट है, नहीं है ना, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। इनसे जो आंसर आएगा वो ऊपर और नीचे वाले के साथ पैरेलल में होगा, फिर उन तीनों से जो आंसर आएगा वो इस फाइनल वाले के साथ सीरीज में होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको ठीक करते जाते हैं, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ठीक है ना, जितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है आप कमजोर कड़ी पकड़ते जाओ। आप सबसे पहले देखो भाई, ये देखो ये दोनों सीरीज में मुझे दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनको पहले आप सीरीज से निपटाओगे, मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं क्या क्या होते हैं सीरीज और पैरेलल के। ठीक है ना, सीरीज के फॉर्मूले से इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा, फिर पैरेलल के फॉर्मूले से इसको इसको और इसको सॉल्व करा जाएगा, जो इससे आंसर सीरीज का निकल के आएगा वो भी और ऊपर वाले दोनों भी। ठीक है ना, फिर ये जो बचा हुआ है वो इन तीनों का जो आंसर आएगा निकल के पैरेलल वाला, वो उसका इसके साथ सीरीज में आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो सीरीज के अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। आपने सीधे सीधे ऐड करते जाना है, बस सीधे सीधे ऐड करते जाओ, बस सीरीज निकल जाएगा, टोटल सीरीज निकल जाएगा कितना है। जैसे ये 3 ओम है, ये 3 ओम 3 ओम 3 3 3 3 3 3 3 सबको ऐड कर दो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, जितनी बार भी करना है उतनी बार उसको ऐड कर दो। ये होता है सीरीज में, सीधा सीधा एडिशन होता है, सिंपल एडिशन सीरीज के अंदर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में उच्च इस तरीके से लिखते हैं 1/r पैरेलल। आपको r पैरेलल नहीं मिलेगा, आपको 1/r पैरेलल मिलेगा, बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उसको, बाद में उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। आपको सीधा r पैरेलल नहीं मिलने वाला, आपको 1/r पैरेलल का फॉर्मूला पता होता है। 1/r पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, जितने भी लगे हुए। अब यहां पर जैसे 3 ही लगे हुए हैं, यहां R1 लगा है, R2 लगा है, R3 लगा है, कुछ वैल्यूज होंगी इसकी, यहां रख देंगे, RP निकल जाएगा। ठीक है ना, RP के लिए हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी को सॉल्व करना होगा आपने, तो पहले इन दोनों को आप सिंपल एडिशन करोगे, दोनों सीरीज में है ना, सिंपल एडिशन करेंगे, एक आंसर आएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ वो तीनों पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, सीरीज वाला पहले लगा, दूसरे नंबर पर पैरेलल वाला लगा, तीसरे नंबर पर फिर सीरीज वाला लगेगा, ये और इनसे जो निकल करके आएगा वो एक। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। आगे जाके देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर। हां जी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है 3 रेजिस्टर हैं, तीनों 3 ओम के हैं आपको दिए हुए। ठीक है, कह रहा है उनको ऐसे जोड़ो,
उनको आपस में ऐसे जोड़ो, मतलब सीरीज का लो, पैरेलल करो, हमें नहीं पता, प्योर सीरीज लाओ, प्योर पैरेलल लाओ, या आप कॉम्बिनेशन बनाओ दोनों का, मिक्स कॉम्बिनेशन बनाओ सीरीज और पैरेलल का, आपका आंसर 4.5 निकल के आना चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? सोचो सोचो, अगर मैं इन तीन, ये 3 ओम के रेजिस्टर है मेरे पास, 3 3 और 3, ये तीनों 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। मैं इनको कैसे जोड़ूं कि मेरा आंसर 4.5 आए? क्या मैं इनको प्योर सीरीज में जोड़ दूं? क्या मैं इन तीनों को प्योर सीरीज में जोड़ दूं? प्योर सीरीज का मतलब क्या है? अगर पहला वाला एक कंडीशन हम देखें, पहला वाला केस देखें, प्योर सीरीज, इसमें क्या होगा? इसमें टोटल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आएगा? 9। 3 प्लस 3 प्लस 3 करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 9। क्या 9 मेरा इसमें से आंसर है कोई? क्या नहीं है। यानी ऐसे जोड़ना तो ठीक नहीं है, इनको ऐसे जोड़ना तो ठीक नहीं है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम ऐसे जोड़ना तो इसको ठीक नहीं है ना। क्या मैं इसको प्योर पैरेलल में जोड़ दूं? क्या मैं इसको प्योर पैरेलल में जोड़ूं? प्योर पैरेलल का मतलब क्या है? 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 अपॉन 3, कट के आएगा 1, 1 ओम आएगा। तो उससे रेसिप्रोकेट होने के बाद भी RP 1 ओम ही आएगा, है ना। तो क्या 1 मेरे ऑप्शंस में कहीं है? 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब प्योर सीरीज में भी ये चीज नहीं चलेगी, आंसर नहीं आने वाला, प्योर पैरेलल में भी आंसर नहीं आने वाला। यानी मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो भी मेरा आंसर गलत है, मैं अपने आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा, और मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, है ना, माने प्योर पैरेलल में जोड़ दूं, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो भी मेरा आंसर नहीं आने वाला। तो प्योर सीरीज में भी आंसर नहीं आ रहा और प्योर पैरेलल में भी आंसर नहीं आ रहा। तो क्या करूं? तो क्या करूं? 4.5 निकालने के लिए और 2 निकालने के लिए मुझे कोई तीसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तीसरा तरीका क्या होगा पता है? वो तीसरा तरीका होगा ना प्योर पैरेलल ना प्योर सीरीज, मिक्स दोनों का, सीरीज और पैरेलल का मिक्स। कैसे? ऐसे देखो, तीसरा क्या तरीका हो सकता है इसको बनाने का? पहला तरीका ये हो गया प्योर सीरीज, दूसरा तरीका हो गया प्योर पैरेलल, तीसरा तरीका मिक्स है। वो ऐसा है, कि मैं ऐसे जोड़ूं इसको, मैं ऐसे जोड़ूं इसको, 3 3 और 3, इस तरीके से जोड़ दूं, बैटरी लगा दूं यहां पर बढ़िया से, है ना। और फिर जो मेरी टोटल रेजिस्टेंस इसकी निकल करके आएगी वो 4.5 निकल के आएगी। अभी देखो करके दिखाता हूं आपको। 3 3 ये दोनों किस में है बेटा? क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। आओ सॉल्व करें इसको। 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3, हाँ या ना। डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 2 अपॉन 3। पलटी मार दो दोनों की, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। R पैरेलल निकल करके आ गया 3 अपॉन 2, काटेंगे तो आएगा 1.5 ओम, है ना। तो जब मैंने 3 3 को सॉल्व किया, जब मैंने 3 3 को सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर यहां कहीं 1.5 ओम आ रहा है ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इनको तो भूल जाओ आप, ऊपर वाले को भी भूल जाओ, नीचे वाले को भी भूल जाओ। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1.5। ये 1.5 3 के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है? सोचो जरा, 1.5 3 के साथ सीरीज में है पैरेलल में? अरे ये दोनों तो हट गए ना, ऊपर वाला 3 भी हट गया, नीचे वाला 3 भी हट गया, बचा 1.5 और बचा 3, ये दोनों तो सीरीज में है। 3 प्लस 1.5 कर देंगे एंड में, ठीक है ना। टोटल R निकालने के लिए, R टोटल निकालने के लिए ये वाला 3 और इन 3 3 का जो डेढ़ आया उसको ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 1.5 आएगा 4.5 ओम, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना आपने इसको, ऐसे सॉल्व करना आपने इसको। बी वाला पार्ट देखो अब कैसे होगा। ये ए वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था। बी वाला पार्ट देखो अब कैसे होगा। बी वाला पार्ट करने के लिए यहां थोड़ी सी जगह ले लेता हूं भाई मैं, ठीक है। आपने 2 ओम निकालना है,
2 ओम निकालना है। एक और तरीका भी है इन 3 रेजिस्टर्स को जोड़ने का। 3 रेजिस्टर को जोड़ने के 4 तरीके होते हैं। 3 रेजिस्टर्स को जोड़ने के 4 तरीके हैं। प्योर सीरीज, प्योर पैरेलल, एक सीरीज में 2 पैरेलल में, और चौथा है 2 सीरीज में 1 पैरेलल में। ऐसे 2 सीरीज में और उस पूरे के पैरेलल में 1, 3, 3 और 3। ठीक है ना। अब आप खुद देख लो, कैसे सॉल्व होगा ये देखो, ये 3 और 3, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? ये दोनों के बीच में कोई जॉइंट नहीं है ना, तो ये सीरीज में है। 3 3 सीरीज में, क्या आंसर आएगा? 6। तो मैंने यहां पर लिख दिया 6। और उसके पैरेलल में कौन बैठा है भाई? उसके पैरेलल में 3 ओम वाला बैठा है। 6 और 3 ये दोनों पैरेलल में है। इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2। देखो करके दिखाता हूं। 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। यही तो बचा है, सॉरी 6 नहीं है, 1/3 है। 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आ गया 3/6। काट दोगे इसको तो 1/2 आएगा। ठीक है, और इसको भी आपने पलटा देना, इसको भी पलटा देना आपने, रेसिप्रोकल करके आंसर आएगा 2 ओम। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना आपने इसको। ठीक है, प्योर सीरीज, प्योर पैरेलल, ये दोनों ही नहीं चले यहां पर, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो मिक्स फॉर्म में आपको सीरीज पैरेलल करना है, एक बार यहां और एक बार यहां, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार 4.5 और एक बार 2। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड के पिछले साल के पेपरों में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन और है। कह रहा है एक फिगर है जी, ये दी हुई है, R1 10 ओम है। ठीक है, ये 10 ओम है। R2 40 ओम है। ठीक है, R3 30 ओम है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी प्रॉब्लम लिखा भी हुआ देखो। R4 20 ओम है। R5 60 ओम है। ओके, कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए सारे। ये जो बैटरी लगी हुई है यहां पर, ये 12 वोल्ट की है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, RT निकालो जरा। कैसे निकलेगा? सोचो जरा, सोचिए। पॉज करो वीडियो को और सोचो कैसे RT निकालोगे। आओ देखो, R1 और R2 पैरेलल में है, हां या ना? 10 और 40 पैरेलल में है। इनको सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल वाले फॉर्मूले से। ऐसे ही R3, R4, R5 तीनों पैरेलल में हैं। इन तीनों को भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल के फॉर्मूले से। तो ये तीनों एक साथ पैरेलल में निपटेंगे, ये दोनों एक साथ पैरेलल में निपटेंगे। आंसर आएगा 1-1 दोनों का। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं अभी। पहले ऊपर वाले पार्ट को करता हूं, इस वाले पार्ट को। ठीक है ना, पहले ऊपर वाले पार्ट को। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम 40 ही ले लेते हैं। 4 जा 1 जा 5/40 1/rp। ठीक है जी, 5 8 जा 40। पलट दोगे इसको तो पैरेलल में आ जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा दोनों का, 10 और 40 का 8 ओम। ठीक है, नीचे वाले को भी करते हैं सॉल्व, इन तीनों को। तो ये होगा फिर से 1/r पैरेलल लेना पड़ेगा तीनों का, 30 20 60। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 60 ही होगा। 32 जा 23 जा 61 जा, 3 और 3 6/60। ये 1/rp चलता आ रहा है, 1/rp है ये। LHS को नहीं छोड़ना कभी भी आपने। 6 10 जा 60 हो जाएगा, पलट दोगे तो RP आ जाएगा 10 ओम। ठीक है जी,
तो आप खुद देख लो जरा। इसी सर्किट को एक बार और मॉडिफाई वर्जन करके लिखूं अगर मैं, तो R1 R2 का आंसर निकल के आ रहा है 8 ओम, R3 R4 R5 का आंसर निकल के आ रहा है 10 ओम। ठीक है, और यहां आपने बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है ना, यहां 12 वोल्ट की आपने, यहां 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है आपने। आप एक बात बताओ, अब ये 10 और 8 एक ही सीरीज में जुड़े हैं या नहीं जुड़े? ये एक ही तार में जुड़े हैं या नहीं जुड़े? बीच में कोई जॉइंट दिख रहा है आपको क्या? जो करंट इधर से जाएगा वही करंट इधर से भी जाएगा। 8 और 10 18, टोटल आंसर आ गया, RT निकल के आ गया 8 + 10 18 ओम। ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, जो जो पहले अलग अलग से निपटते हैं उनको अलग अलग से निपटा करके फिर उनके आंसर निकाल करके दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, दोबारा एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, रीड्रॉ करो इसको, फिर टोटल आंसर निकालो। धीरे धीरे करके बिल्डअप बनेगा क्वेश्चंस करने का। फिर आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों से सॉल्व हो जाएंगे सारे ये। ठीक है ना, बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकते हैं ये। ओके, लेकिन उसके लिए आपको शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में एक बार मोमेंटम बनाना पड़ेगा आपको। एक बार मोमेंटम बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आ गई। अब कह रहा है टोटल करंट भी निकालना है भाई, टोटल करंट भी निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए, आई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ, V = IR। यही लगेगा ये वाला फॉर्मूला। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना? 12। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना? 12। पूरे सर्किट का करंट कितना? वही तो निकालना है। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी? 18। अभी तो निकाली थी। टोटल रेजिस्टेंस रख दी, टोटल वोल्टेज रख दी, टोटल करंट आ जाएगा। 18 को 12 के नीचे ले जाओ, करंट आ जाएगा I = 12/18। 6 2 6 3 I = 0.66 एम्पियर, है ना, 2/3 है ना। 2/3 ऑफ एनीथिंग इज 0.66। 66% होता है, एक ही बात है, 0.66 एम्पियर। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है जी, ऐसे करना भैया। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा सॉल्व, आपको करने पड़ेंगे। यही चैलेंजर है आज के। ठीक है, पिछले सालों के न्यूमेरिकल है ये, मैं हिंदी पढ़ के समझा रहा हूं इसकी, आपको सॉल्व आपने खुद ही करना है। ठीक है, कह रहा है एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। एक वायर है, ये एक वायर है, एक तार है जिसकी रेजिस्टेंस R है। ठीक है, इसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसका 10 to 5 इक्वल पार्ट्स। इसके 5 टुकड़े कर दिए मैंने, ऐसे खट 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 करते 5 टुकड़े कर दिए इसके। ठीक है ना, तो लेंथ हर पार्ट की इक्वल होगी ना। मतलब अगर इसकी लेंथ L है तो हर पार्ट की होगी L/5 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 L/5। उसी हिसाब से अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस होगी R/5 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 R/5। बस इतनी बात अगर आपने पकड़ ली तो ये सारे टुकड़े, ये पांचों टुकड़े, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उन पांचों पार्ट्स को आप पैरेलल में जोड़ दो, यानी R/5 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 R/5। एक बार पैरेलल में जोड़ करके आंसर निकाल लो, एक बार सीरीज में जोड़ करके आंसर निकाल लो, फिर उन दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल दो सीरीज और पैरेलल का। ये देखो कह रहा है पहले उसको पैरेलल में जोड़ा, इफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन निकला वो R' था, शुरू वाला R था, तो R/R' करके आपको बताना कि कौन सा आंसर इनमें से सही है। पिछले सालों में भी आया है और एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का पहला। ठीक है, तो आपने करना ही करना है। ये हिंट मैंने आपको दे दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, और फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी पिछला वाला था, जो मैंने डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से इसको कनेक्ट करें कि हमारा आंसर ये आए, हमारा आंसर वो आए, प्योर पैरेलल करूं, प्योर सीरीज करूं, मिक्स करूं, ना करूं, क्या करूं। ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको ये वाला निकालना है, सेकंड वाला। ठीक है, होमवर्क में दोनों क्वेश्चंस कमेंट में लिखना। अच्छा जी भाई, ये कॉन्सेप्ट है और ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, देखो ऐसा है कि करंट की बात जहां तक है, आई
करंट की बात जहां तक है कि करंट जो है ना यार, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, हाँ या ना? करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो एक मैराथन हो रही है, मैराथन का मतलब समझते हो ना, सब रेस लगा रहे हैं ना, 100, 50, 150, 200 लोग उसमें क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में तो और बड़ी बड़ी रेसेस होती हैं ना, हजार हजार लोग रेस लगाते हैं, मैराथन में भागते हैं, हर उम्र का बच्चे से लेके बूढ़ा जवान तक सब भागते हैं मैराथन के अंदर, धीरे धीरे भागते हैं सारे, है ना। तो मैराथन हो रही है। अब ऐसी मैराथन हो रही है कि रोड पर चल रहे हैं, लेकिन वो रोड ना आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, भीड़ क्या करेगी? भीड़ भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लो बीच में कहीं पेड़ आ गए, बहुत सारे पेड़ आ गए उसी लाइन में, तो आधी भीड़ पेड़ को इस तरफ से निकल जाएगी, आधी भीड़ पेड़ के इस तरफ से निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अगर किसी को यह पहले से पता है मैराथन के अंदर कि भाई इस रास्ते से जाऊंगा तो गड्ढे ज्यादा हैं, तो क्या वो वाला रास्ता पकड़ेगा? क्या वो मैराथन में भागता हुआ इंसान वो रास्ता पकड़ेगा क्या जहां गड्ढे ज्यादा हैं? नहीं, वो अगर स्मूथ वाले रास्ते से निकलूं तो ज्यादा सही है ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह बात सर्टेन है, यह बात पक्का है कि कुछ ना कुछ तो चीजें डिवाइड होंगी, है ना। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक पाथ पर चल रहा होता है, जब तक करंट एक पाथ पर चल रहा होता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में रेजिस्टेंस आए, रास्ते में रेजिस्टेंस ना आए, एमीटर आए ना आए, वोल्ट मीटर आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जब तक करंट चल रहा है सीधे पाथ पर चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका पाथ बट गया, वो भी बट जाएगा। यहां आई नहीं जाएगा, यहां I1 कुछ जाएगा और यहां I2 कुछ जाएगा, और अगर तीसरी भी बट गई तो यहां I3 कुछ जाएगा, और बट गई तो I4 भी जाएगा, बट जाएगा करंट। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब होता है, सीरीज में या पैरेलल में? ये जॉइंट देखने में कब आता है आपको, सीरीज में या पैरेलल में? तो करंट डिवाइड कहां पर होगा, सीरीज में या पैरेलल में? तो आंसर है कि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, ठीक है। I डिवाइड्स इन पैरेलल, बस इंपॉर्टेंट बात। तो I अगर पैरेलल में डिवाइड कर रहा है तो सीरीज में क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो I रिमेन्स सेम इन सीरीज, हां या ना? हां या ना? I रिमेन्स सेम इन सीरीज, जब तक सीरीज में चलता रहेगा, यानी जितने मर्जी रेजिस्टेंस आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I जितना एक बार निकल गया वो उतना ही चलेगा और वापस बैटरी में घुसना है उसने आकर के, ठीक है ना भाई। पैरेलल मिल गया तो डिवाइड हो जाएगा, सीरीज मिल गया तो सीधे चलता रहेगा उसी वैल्यू के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो I डिवाइड्स इन पैरेलल, I रिमेन्स सेम इन सीरीज। वोल्टेज में कुछ और है, लेकिन वोल्टेज की बात करूं तो कुछ और है। वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज में उल्टा है। वोल्टेज में उल्टा है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, और मैंने इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। तो क्या होगा पता है, होगा ये कि इसकी वोल्टेज मान लो V है ना, तो यहां पर V नहीं ड्रॉप होगी, एग्जैक्ट पूरी की पूरी वोल्टेज उठ करके एक को फेवर नहीं करेगी। उसने 3 बल्ब जलाने हैं भाई, और वो तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो वो क्या करेगी, वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इधर डालेगी, थोड़ा इधर डालेगी, थोड़ा इधर डालेगी, अपने आप को डिवाइड कर लेगी। माने यहां कुछ V1 गिरता है, यहां कुछ V2 गिरेगा इसके अक्रॉस, और यहां कुछ V3 गिरेगा इसके अक्रॉस, ऐसा होगा। यहां V2 और यहां V3। समझ में आई बात कि करंट जो था वो पैरेलल में डिवाइड हो रहा था, लेकिन वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होगी। तो वोल्टेज पैरेलल में क्या रहेगी, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो 2 एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इस एंड के और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके पैरेलल में जितनी मर्जी रेजिस्टेंस लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो। ये मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले सर्किट को भूल जाओ जरा, इसको देखो आप, पैरेलल में एक और, पैरेलल में एक और, पैरेलल में एक और, 3 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा रखी हैं। तो ये वोल्टेज जितनी भी है सारी की सारी उठ करके यहां पड़ेगी, सारी की सारी उठ करके यहां गिरेगी, सारी की सारी उठ करके यहां गिरेगी। मतलब पैरेलल के अंदर वोल्टेज चेंज नहीं होती, पैरेलल के अंदर वोल्टेज चेंज
नहीं होती, सीरीज के अंदर वोल्टेज चेंज होती है। तो करंट का एकदम उल्टा है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा, हाल फिलहाल याद कर लो, ठीक है ना, फिलहाल के लिए याद कर लो कि भाई करंट तो मैराथन है, इलेक्ट्रॉन्स की मैराथन है, सीरीज में सेम रहेगा। सीधी सीधी रोड है, पूरे मैराथन के सारे जितने भाग रहे हैं वो सब एक ही रोड पे भागते रहेंगे, रोड डिवाइड होगी, डिवाइड हो जाएंगे। तो करंट डिवाइड करता है पैरेलल में, सेम रहता है सीरीज में। वोल्टेज में उसका उल्टा है, वोल्टेज डिवाइड करती है सीरीज में और सेम रहती है पैरेलल में। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस बात को, V डिवाइड्स इन सीरीज, है ना, V रिमेन सेम इन पैरेलल। ठीक है जी, ये दो बातें हैं, ये दो बातें हैं। ओके, ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है। करंट और वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड करते हैं या सेम रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फंस जाते हैं ये कॉन्सेप्ट ना आने की वजह से, बहुत सारे न्यूमेरिकल फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो उन न्यूमेरिकल्स की अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठा के रखना कि कौन चीज कब बटती है और कौन चीज कब सेम रहती है। नहीं तो न्यूमेरिकल 100% सॉल्व नहीं हो पाएंगे, 80% हो जाएंगे, माने 5 में से 4 नंबर आ जाएंगे, पूरे 5 नंबर नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं मामला फंस जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मामला नहीं फंसाना चाहते अगर आप चाहते हो पूरा पूरा सोल्यूशन मिले, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीरीज पैरेलल में कब कौन सी चीज डिवाइड और कब कौन सी चीज सेम रहती है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करते रहना, ठीक है, होगी जरूर प्रैक्टिस। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, बच्चे डरते हैं इस न्यूमेरिकल से, है ये बहुत आसान, है ये बहुत आसान। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। यानी वोल्टेज जो पीछे से आ रही है वो 220 वोल्ट है, और वो करंट कितना उठा सकती है, वो वाली तार करंट कितना उठा सकती है, 5 एम्पियर उठा सकती है, ठीक है ना। कह रहा है फिर ये वाला कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि भाई वोल्टेज 220 ही रहे और उस वायर के अंदर करंट 5 ही एम्पियर आए, मैं कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकता हूं, सीरीज में नहीं पैरेलल में। कितने 176 176 176 176 कितने कितने कनेक्ट करूं कि वो सारे मिल करके 5 एम्पियर का करंट खींचे 220 वोल्टेज की बैटरी से। 220 वोल्ट, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, ये शब्दावली है, ये शब्दावली सीखनी पड़ती है, ठीक है, बोल बोल के ही आती है ये किसी को सुन के ही आएगी आपको ये, ठीक है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं दोबारा से सुनो, कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ें कि वो मिलके खींचें 5 एम्पियर का करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट बैटरी। एक 220 वोल्ट की बैटरी में से 5 एम्पियर का करंट खींचने के लिए कितने रेजिस्टर 176 ओम के लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। और ये हिंदी से ही खाली सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आपको नहीं पता ना कितने, आपको नहीं पता ना कितने कितने लगाऊं, एन लगाता हूं ना, सब 176 ओम के हैं, सब 176 ओम के हैं, तो मुझे नहीं पता कितने लगाने हैं, मैंने एन लगा दिए, है ना। 5 लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 20 लगाने हैं, 100 लगाने हैं, 120 लगाने हैं, मुझे क्या पता कितने लगाने हैं, ठीक है ना, मैंने एन लगा दिए, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूं, इसका फॉर्मूला बना लेता हूं, पैरेलल वाला फॉर्मूला, इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। देखो कैसे निकलेगी, 1/R टोटल, पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। ऐसा कितनी बार लिखूं, n बार, है ना, ऐसा कितनी बार लिखूं, n बार। तो मैंने इसको n टाइम्स लिख दिया। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि भाई 1/RT जो है वो इतना 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 n टाइम्स है, यानी n टाइम्स 1/176 है वो। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, भाई ये कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है ना, तो n टाइम्स कर लिया उसको, तो n/176 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये n ही तो चाहिए,
मुझे इस n ही को तो निकालना है, हाउ मेनी का मतलब नंबर ही तो निकालना है मुझे, है ना। तो मुझे n निकालना है, मेरे पास RT नहीं है, RT फंस गया है आकर के, है ना। RT निकल जाए अगर तो मैं n तो निकाल लूंगा। RT कहां से निकलेगा? इन दोनों से, टोटल वोल्टेज टोटल करंट, ये मेरे पास है। टोटल वोल्टेज भी है, टोटल करंट भी है। क्या मैं टोटल R नहीं निकाल सकता इन दोनों की हेल्प से? आंसर है हां, निकाल सकता हूं, ओम्स लॉ लगा करके। तो मैं यहां पर ओम्स लॉ लगाता हूं पहले, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ना है आपको आगे। यहां लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V कितना है जी? 220, I कितना है? 5, और RT आपको नहीं पता, तो RT निकल जाएगा 220 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 ओम आ गया, 44 ओम आ गया। इस 44 को उठा के यहां रख दे बेटा, इस जगह पर। टू से काट दो, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, 4 ही लगाने थे भाई, 4 ही लगाने थे। ये भी एक्स्ट्रा कर दिया तो मैंने, तो 4 ही लगाने थे, काम हो जाता, ठीक है। 4 ही 176 ओम के रेजिस्टर यूज करने से वो 220 वोल्ट की बैटरी में से 5 एम्पीयर का करंट खींच लेते हैं, ठीक है ना। 176 ओम के 4 ही रेजिस्टर बहुत हैं 5 एम्पीयर का करंट खींचने के लिए 220 वोल्ट की बैटरी में से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लेना अपने पास। डिराइविंग सीरीज एंड पैरेलल फॉर्मूले, ये जो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये जो आया है, ये कहां से आया है? और 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये कहां से आया है वो देखते हैं। सिलेबस में है आपके डेरिवेशन, ठीक है ना। ये एक सीरीज सर्किट है, देख लो आपकी आंखों के आगे R1 R2 R3 सीरीज में जुड़ा हुआ है। ऐसे यहां पर देखो R1 R2 R3 पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यहां सीरीज है, यहां पैरेलल है। आओ सॉल्व करते हैं इसको, आओ इसको सॉल्व करते हैं। भाई ऐसा है, मैंने आपसे कहा था कि करंट यानी करंट I ये सीरीज में सेम रहता है, कहा था या नहीं कहा था? करंट I सीरीज में सेम रहता है, यानी जितना I यहां है ना, उतना ही I इसमें भी जाएगा, उतना ही I इसमें भी जाएगा, उतना ही I इसमें भी जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहेगा, पाथ सेम है, इसलिए I सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ वोल्टेज का क्या हाल होता है? वोल्टेज का क्या हाल होता है? वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड करती है ना, वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड करती है ना। तो यहां जो वोल्टेज पड़ेगी वो पड़ेगी V1, यहां जो वोल्टेज पड़ेगी वो पड़ेगी V2, और यहां जो वोल्टेज पड़ेगी वो पड़ेगी V3। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज V2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज V3, ठीक है। विच सम्स अप टू V। सबको ऐड कर देंगे V1 V2 V3 को, तो टोटल निकल के क्या आ जाएगा? टोटल वोल्टेज आ जाएगी। वही तो डिवाइड हुई है, वही तो डिवाइड हुई है, वही जोड़ेंगे तो वापस से भी आ जाएगी। आपने शुरू यहीं से करना है, इसको जिधर से डिवीजन हो रहा है वहीं से शुरू करना है। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां से सॉल्व करना है आपने इसको, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो ये टोटल वोल्टेज है, अब जो ये टोटल वोल्टेज है, ये है I टाइम्स RT, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। पिछले ही लेक्चर में देखा था, आज भी यूज कर रहे हैं इसको हम, V इक्वल्स टू IR। तो जब ये V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो टोटल वोल्टेज का टोटल रेजिस्टेंस के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा ना। ऐसे ही V1 का किसके साथ होगा? V1 का IR1, V2 का I टाइम्स R2, V3 का I टाइम्स R3। मतलब V1 की जगह I टाइम्स R1, V2 की जगह I टाइम्स R2, V3 की जगह I टाइम्स R3, VT की जगह I टाइम्स RT। I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां I टाइम्स RT। I से I कट गया और RT निकल के आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही होता है सीरीज का फॉर्मूला। इसी को सीरीज का फॉर्मूला कहते हैं, है ना। ऐसे निकलता है R सीरीज। तो ये आपको
डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। देखो शुरू वहीं से करना जहां से डिवीजन स्टार्ट होता है। बताओ डिवीजन करंट में होता है या वोल्टेज में होता है? यहां पे सीरीज में, ये सीरीज है, ये सीरीज है, सीरीज के अंदर वोल्टेज सेम या करंट सेम? करंट सेम, तो डिवाइड कौन? वोल्टेज। तो वोल्टेज से शुरू करना, जहां से डिवीजन हो डेरिवेशन वहां से स्टार्ट करनी है, तभी मिलेगा आपको आंसर, ठीक है ना। जहां से डिवीजन हो वहां से बातें स्टार्ट करनी है। डिवीजन किसका हो रहा है? वोल्टेज का हो रहा है। इधर बात करते हैं, अब इधर बात करते हैं। देखो जी, बात ऐसी है कि अगर यहां पर V वोल्टेज है ना, तो इधर भी V, इधर भी V और इधर भी V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रहती है सेम, ठीक है ना, आप जानते हो इस बात को, पैरेलल में वोल्टेज रहती है सेम, तो सब पर वोल्टेज बराबर 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 पड़ेगी। लेकिन करंट का क्या होगा? करंट तो डिवाइड होगा, और करंट अगर डिवाइड होगा तो यहां तक जो I था ना, वो इधर जाके हो जाएगा I1, इधर जाके हो जाएगा I2 और इधर जाके हो जाएगा I3। फिर ये I1 I2 I3 तीनों चलेंगे चलेंगे चलेंगे, वापस मिल जाएंगे, वापस मिलके फिर से क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। I घूम करके वापस बैटरी में आ जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ, डिवीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है? किससे स्टार्ट हो रहा है? करंट से या वोल्टेज से? आंसर है करंट से। आओ जी सॉल्व करें। करंट से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है या नहीं भाई? टोटल करंट I ही तो है, I टोटल ही तो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, है ना, और यहां से मैं I को लिखूं तो हो जाएगा V बाय R, इस R को इसके नीचे ले गया ना, तो I हो जाएगा V बाय R, हां या ना? I हो जाएगा V अपॉन R, तो मैं IT को लिखूंगा V अपॉन RT, I1 को लिखूंगा V अपॉन R1, I2 को लिखूंगा V अपॉन R2 और I3 को लिखूंगा V अपॉन R3। एक बात बताओ, यहां मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं लिया? V1 V2 V3 क्यों नहीं लिया? V1 V2 V3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वोल्टेज सेम है, V तीनों पर V पड़ रही है, तो वोल्टेज तो सेम है, इसलिए अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेम ही है वो। तो V कॉमन ले लिया जाएगा यहां से, और जैसे ही V कॉमन आएगा अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहां क्या है? यहां V बाय RT है, V से V कट जाएगा, यहां 1 रह जाएगा, इसलिए लास्ट में फॉर्मूला आया 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और आप इसको डब्बे में बंद कर लो, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए बंद मत रखना इसको, ठीक है, खोल के भी देखना है इसको, यूज भी करना है इसको, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन हो गई भाई, ठीक है जी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट विनशॉट जो करना है कर लो इसका, ठीक है, छाप लो इसको। हाँ जी, पूछा जाता है और बच्चों के दिमाग में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर एम मीटर को सीरीज में ही क्यों, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों, ऑल्टरनेटिवली जोड़ दिया तो, कहीं किसी को भी किधर भी जोड़ दिया तो, उल्टा करके जोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा है बेटा, ये बातें ना थोड़ी आगे वाली हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके साथ कर लेता हूं। एक्चुअली में एम मीटर की बनावट ही ऐसी है, एम मीटर की बनावट ही ऐसी है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, यानी इनकमिंग करंट जो होगा वो इनपुट में डाला जाएगा, आउटगोइंग करंट जो होगा वो आउटपुट से निकलेगा। इस तरीके से एम मीटर का डिजाइन होता है, ठीक है। तो वो सारी बातें डिजाइनिंग के ऊपर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है ये, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ब्रांच है, और वही आपको बताएगी किस तरीके से एमीटर और वोल्ट मीटर की डिजाइनिंग होती है, ठीक है ना। इजीली गूगल पर पढ़ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वजह से नीडल में डिफ्लेक्शन आती है और एमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड होती है, ओके, कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। लेकिन पूछता है कि आइडियल एमीटर की, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, दुनिया में कोई आदर्श नहीं है भाई, ठीक है ना, सभी कुछ ना कुछ, सब में कुछ ना कुछ खोट तो होती है, सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती है, ठीक है ना। तो यहां जो वैल्यूज ली जाएंगी ना वो एक्सट्रीम वैल्यूज ली जाएंगी, है ना। कोई भी आदर्श नहीं होता, कोई भी आइडियल नहीं होता, आइडियल एमीटर जैसी भी कोई चीज नहीं होती, आइडियल वोल्ट मीटर जैसी भी कोई चीज नहीं होती, दोनों इमेजिनरी चीजें हैं, ठीक है ना, दोनों इमेजिनरी चीजें हैं।
आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस की यहां बात हो रही है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। और ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितनी होती है? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर होती है 0 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर होती है इंफिनिटी। आप बोलोगे ये क्या बात हो रही है, जीरो रेजिस्टेंस कैसे बनाई जा सकती है भाई? आप सोच सकते हो जीरो रेजिस्टेंस मतलब कोई एटम ही नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला ही नहीं है क्या? रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? रुकावट कम, रुकावट है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या जिंदगी में कि किसी के जीवन में रुकावटें ना हो? कहीं परिवार की तरफ से, कहीं दोस्तों की तरफ से, कहीं दुश्मनों की तरफ से रुकावटें तो आती रहती हैं, है ना? लेकिन हम लोगों को तो आगे बढ़ना ही है। एमीटर की रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर की 0 ओम है, ऐसी वोल्टमीटर की आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। इंफिनिटी भी कैसे हो सकती है? इतना ज्यादा क्या ही कर दोगे तुम कि इंफिनिटी तक रेजिस्टेंस को ले जाओगे? समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों इमेजिनरी चीजें हैं। जैसे एक आइडियल चीज इमेजिनरी होती है, वैसे ये दोनों भी इमेजिनरी हैं, ठीक है ना? आदर्श कुछ नहीं होता, ऐसे ये भी आदर्श एमीटर जैसी कोई चीज नहीं है, आदर्श वोल्टमीटर जैसी भी कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यह पढ़ना है कि एक एमीटर की रेजिस्टेंस को 0 के करीब क्यों बनाया जाता है, एक एमीटर की रेजिस्टेंस को कम से कम क्यों बनाया जाता है, और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा क्यों बनाया जाता है। आओ देखें। ऐसा है भैया, आप जानते हैं कि एमीटर को सीरीज में जुड़ना है और करंट रिकॉर्ड करना है ना? एमीटर को पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, आप जानते हो, ठीक है ना? ओके, तो इसने जुड़ना है सीरीज में। समझना बात को ध्यान से, इसने जुड़ना है सीरीज में। अब एक बात बताओ, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी ये सीरीज का कंपोनेंट है, और सीरीज का कंपोनेंट अगर ये है और इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होने लगी, कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस इसके पास हुई, तो वोल्टेज का डिवीजन इसके ऊपर भी होने लगेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड करती है, वोल्टेज सीरीज में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो आप चाहते थे भाई ये इस रेजिस्टेंस पर डिवाइड हो, मान लो ये कोई बल्ब ही है, ठीक है ना? ये कोई बल्ब ही है, तो आप चाहते थे यार मैं बैटरी खरीद करके लाया हूं, मैं पैसे दे करके ये सेल खरीद करके लाया हूं, मैं एमीटर पर वोल्टेज गिराने थोड़ी लाया हूं, मैं तो बल्ब जलाने लाया हूं, मेरे को तो बल्ब जलाने से मतलब है ना भाई? आप जब बैटरी खरीद के लाए तो आप बल्ब जलाने के लिए लाए कि एमीटर पर गिराने के लिए लाए? एमीटर का काम करंट रिकॉर्ड करना होना चाहिए, करंट मेजर करना होना चाहिए, कि अपने थ्रू अपने ऊपर वोल्टेज गिरा ले वो। अगर इसकी 10 वोल्ट वोल्टेज है तो मैं चाहूंगा कि भाई 10 की 10 इसी को मिले, इसको कुछ ना मिले, इसको कुछ ना मिले। लेकिन अगर इसके पास रेजिस्टेंस हुई ना, अगर इसकी रेजिस्टेंस 0 या 0 के करीब नहीं हुई ना, यानी 0.000 ऐसी कुछ ना हुई, तो ये क्या करेगा? ये अपने ऊपर भी रेजिस्टेंस अपने ऊपर भी वोल्टेज गिरा लेगा। मतलब यहां कुछ 8 होगी तो यहां कुछ 2 हो जाएगी। तो मेरा तो पर्पस फेल हो गया ना यार, मेरे तो पैसे वेस्ट होने लगे। मैं 10 वोल्ट की बैटरी लाया था, 8 वोल्ट का पावर, 8 वोल्ट की वोल्टेज थोड़ी देना चाहता था मैं बल्ब को। मैं तो चाहता भाई लेकर के आऊं तो पूरी बल्ब को ही मिले, या एमीटर को क्यों मिले? इसीलिए एमीटर को कम रेजिस्टेंस वाला बनाया जाता है, 0 के करीब लाया जाता है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस जितनी कम होगी इस एमीटर की, उतना ही इसके पास वोल्टेज भी कम आएगा। और जब इस पर वोल्टेज कम गिरेगा, इस पर वोल्टेज का पोटेंशियल का ड्रॉप कम होगा, तो सारा का सारा बैटरी का पोटेंशियल का ड्रॉप किस पर गिरेगा? बल्ब पर। बल्ब बढ़िया ग्लो करेगा, बल्ब अच्छा ग्लो करेगा, बल्ब की वोल्टेज गिरेगी नहीं। 10 वोल्ट था, लगभग 9.9 वोल्ट यहां पड़ेगा, 0.1 यहां पड़ भी जाए तो दुख नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। एमीटर एक सीरीज कंपोनेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वोल्टेज उसके ऊपर वेस्ट हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वोल्टेज सीरीज पर वेस्ट हो, सीरीज के कंपोनेंट पर वेस्ट हो। मैं चाहता हूं सारी की सारी बल्ब पर पड़े, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को कम बनाया जाता है। इधर बात करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को हाई क्यों बनाया जाता है, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को हाई क्यों बनाते हैं। सुनिए, ये कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, ठीक है? इस बल्ब के पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, जो क्या नापेगा? आप बताओ,
आप बताओ क्या नापेगा ये? वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज नापना, तो वो इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज नापेगा कि भाई बल्ब के दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां 0 है तो यहां कितना है, यहां 10 है तो यहां कितना है, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ये वोल्ट मीटर का इतना ही काम है, दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, VA VB वो नापना, ये काम है इसका, ठीक है ना। अब इसके पास करंट भी आएगा ऐसे, ये देखो ये करंट आया, ये करंट आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ओ तेरी, इसको तो जॉइंट मिल गया। अब बताओ करंट को डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करंट डिवाइड होगा या नहीं होगा? आंसर है बिल्कुल होगा। और सोचो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस अगर बहुत बहुत ज्यादा हुई, ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी हुई, ऑलमोस्ट टेंड्स टू इंफिनिटी हुई, है ना, यानी रुकावट बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताओ क्या करंट की हिम्मत होगी ऐसी रुकावट वाले रास्ते से जाने की? करंट चाहेगा कि मैं हाई रेजिस्टिव पाथ लूं, वो तो चाहेगा मैं लो रेजिस्टिव पाथ लूं, कम से कम रुकावट वाला रास्ता लूं मैं तो इसलिए करंट क्या करता है, इस रास्ते नहीं जाता, कम जाता है, बहुत कम जाता है, क्योंकि अलाउ ही नहीं कर रहा वो जाने के लिए, वो बैठा है तगड़ा होकर के, करंट को आने नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होनी ही चाहिए, नहीं तो करंट की वेस्ट हो जाएगी। करंट को जाना किधर से है, बल्ब से कि वोल्ट मीटर में से? भाई वोल्ट मीटर का करंट से क्या लेना देना, वोल्ट मीटर का लेना देना वोल्टेज से है, वोल्ट मीटर का लेना देना तो वोल्टेज से है। तो वो तो ये चाहेगा ना कि मेरे थ्रू कोई भी करंट ना जाए, सारा का सारा करंट कहां से जाए, सारा का सारा करंट तो बल्ब में से होता हुआ जाए। समझ रहे हैं बात को आप? इसलिए अगर यहां 10 एम्पीयर का करंट है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा 2 एम्पीयर ऊपर निकल जाए और 8 एम्पीयर यहां निकल जाए, नहीं, मैं चाहूंगा भाई 9.99 एम्पीयर जो है वो इधर से जाए, है ना, और 0.01 एम्पीयर बेशक जाता हो तो वोल्ट मीटर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर को गर्म ही करेगा वो, अननेसेसरी, है ना। करंट अगर एक्स्ट्रा चला जाएगा तो वोल्ट मीटर को गर्म ही करेगा, हीट ही करेगा उसको, तो ठीक है, फायदा नहीं देगा कोई भी उसको, ठीक है ना, कुछ नाप नहीं पाएगा, उल्टा हो सकता है रीडिंग खराब ही हो जाए करंट के जाने से, है ना। तो इसलिए वोल्ट मीटर का करंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने दरवाजे बंद रखेगा करंट के लिए। तो इसने अपने दरवाजे करंट के लिए बंद रखने के लिए अपने आप को हाई रेजिस्टेंस वाला कर रखा है, करंट उधर से जाने की हिम्मत नहीं करेगा, सारा का सारा करंट बोलेगा भाई मैं तो सीधा ही जा रहा हूं, बल्ब के थ्रू ही जा रहा हूं, ठीक है ना। तो कम से कम डिवाइड होगा करंट ऊपर के लिए, ये होता है आइडियल वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टिव पाथ। फाइंडिंग SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन ये एक टॉपिक रह गया था तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी रो की SI यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। ये कहां से आई, ये कहां से आई? तो ऐसा है भाई, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से आई, कुछ यूनिट्स को डिराइव करना पड़ता है, तो ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है ना, ये डिराइव्ड यूनिट है ओम मीटर। तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, याद करो, याद करो, रेजिस्टेंस की अपनी डेफिनेशन से निकाला हुआ फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना। इसमें से आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ इसकी, सिर्फ इस रो की यूनिट निकालना, ठीक है ना। तो इसको यही छोड़ दो, आप इसको यही छोड़ दो। क्या आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है, क्या आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रख दो उसकी जगह पर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ओम, रख दो उसकी जगह पर, रो को ऐसी छोड़ दो, नहीं पता ना, इसको ऐसी छोड़ दो। एल क्या होता है, एल होता है लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, ये मीटर जाकर के ओम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा ओम मीटर। बस ऐसे निकलती यूनिट, ठीक है ना। इस तरीके से डिराइव करते हैं यूनिट को, ये डिराइव्ड यूनिट है ओम की, रो की, रो मतलब रेजिस्टिविटी की, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हम कर चुके हैं कि इंसुलेटर का रो बहुत बहुत ज्यादा होता है, 10 की पावर 16 ओम मीटर, 10 की पावर 17 ओम मीटर, इतनी हाई वैल्यू होती है। रो ऑफ अलॉय ठीक ठीक होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, है ना। तो 10 की पावर
शायद 6 ओम मीटर, है ना, 10 की पावर 3 ओम मीटर, ऐसे ही कम कम वैल्यू होती है इसकी। इसकी तो बहुत ज्यादा, इसकी बहुत कम है ना, काफी कम है मतलब। और ऐसे ही रो ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर यानी कॉपर शॉपर, ये जितने भी होते हैं, है ना, इनकी 10 की पावर -12 ओम मीटर, ऐसी, है ना, 10 की पावर -8 ओम मीटर, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है ना, माइनस में से चली जाएगी इनकी रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो मैं वो याद दिला रहा था आपको कि रेसिस्टिविटी क्या चीज होती है, रोकने की क्षमता। कंडक्टर कम रोकता है, अलॉय ठीक ठीक रोकता है, इंसुलेटर खूब रोकता है करंट को। ओके जी, चैलेंजर प्रॉब्लम्स थी लेक्चर नंबर 3 में से, ठीक है, तो इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं हर बार की तरह। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन लेंथ इज ट्रिपल्ड, लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ्ड, लेंथ इज हाफ्ड एंड रेडियस इज डबल्ड। ठीक है, कह रहा है कि ओके, रेजिस्टेंस जो है वो नई वाली जो है वो पुरानी वाली की 8 टाइम्स हो गई है, R डैश इज इक्वल टू 8R। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा हम रेडियस को कर रहे हैं हाफ और लेंथ को कर रहे हैं डबल। इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। ठीक है, क्योंकि खाली लेंथ को डबल कर देने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, 8 गुना तो नहीं होगी, तो पहला तो आंसर नहीं है, एलिमिनेट कर रहा हूं पहले ऑप्शन को, है ना। अच्छा, लेंथ को ट्रिपल करने से 3 गुना होगी, 8 गुना तो नहीं हो जाएगी, 8 टाइम्स तो बहुत ज्यादा है ना, 8 टाइम्स तो बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस जो 8 टाइम्स हो रही है तो बहुत ज्यादा है, तो 8 टाइम्स तो नहीं होगी, है ना, तो ट्रिपल से भी नहीं होगा। फिर आता है लेंथ को हाफ करना, रेडियस को, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। लेंथ को आधी कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ थोड़ी जाएगी, ये तो बढ़ा दी ना, बढ़ थोड़ी जाएगी, ये तो फिर उल्टा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, टिक मारो, आगे बढ़ो। ऐसे होते हैं एंटी क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करने बैठोगे अगर आप, ठीक है ना, तो 7-8 मिनट लग जाएंगे इसी को सॉल्व करने में। ठीक है ना, समय होता नहीं इतना, इसलिए बाकियों को एलिमिनेट करते हुए सी ऑप्शन को टिक मारो। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। रेजिस्टेंस विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विद रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टर with a resistance R is connected to a battery with a voltage V to produce a current I. What would be the new current in terms of I? The voltage is doubled and resistance is half. ठीक है जी, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है भाई पहले तो VIR था, पहले तो VIR का कॉम्बिनेशन था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नया करंट पूछ रहा है आपसे, यानी I डैश पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज डबल हो गई है यानी V की जगह पर हो गई है 2V और रेजिस्टेंस हो गई है हाफ, यानी R हो गया है R/2, तो I डैश कितना होगा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बताओ इन तीनों को मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, V इज इक्वल टू IR। इक्वेशन नंबर 1, इन तीनों को मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है, 2V इज इक्वल टू IR/2। भाई V इज इक्वल टू IR ही लगाया मैंने यहां पर, चेक कर लो, यहां की वोल्टेज 2V है, यहां की रेजिस्टेंस R/2 है, I की जगह पर I डैश है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 और 2 को। ठीक है, यही कर देता हूं मैं इसको डिवाइड, ऐसे कर देता हूं, लिख ही लेते हैं चलो, V/2V, LHS को LHS से डिवाइड, IR अपॉन I डैश R/2। V से V कट गया, R से R कट गया, ये 2 पर जाएगा तो हो जाएगा ये 2I अपॉन I डैश 1/2। ये I डैश जाएगा यहां, ये 2 जाएगा यहां, तो I डैश इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 टाइम्स I। ए आंसर है इसका। ठीक है जी, बस ये करना था। ओके, समझ में आया ना, समझ में आया ना। पहले VIR था, उनको मिला करके एक VIR बनता है, V इज इक्वल टू IR बनता है, फिर वोल्टेज को डबल, I को I डैश, R को हाफ को मिला करके एक और इक्वेशन बनी, दोनों को डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है ना, डिवाइडिंग 1/2 या 2/1 जो मर्जी कर लो, आपको एक रिलेशन जरूर मिल जाएगा इनके बीच में। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 2I। ठीक है, ठीक है जी। तो
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट की, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है, कमर्शियल रेट ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, चौथे नंबर वाला, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी। पावर पर भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं भाई एनसीईआरटी के, ठीक है, इनको ही पढ़ेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू बच्चों। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।